लिमिटिंग रिएजेंट में कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। ठीक है। अब अगर उन्होंने मोल, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स दिए हैं ना, तो कैलकुलेशन इजी है। इन दैट केस कैलकुलेशन इज इजी, क्योंकि हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो स्टोइकियोमेट्री के साथ। लेकिन अगर मास दिया जाए तो यहाँ पर मास के लिए कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका रेशियो सेम नहीं होता। देखो, डाई नाइट्रोजन के लिए मास यहाँ पर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास विच इज 28 ग्राम। हाइड्रोजन 2 इंटू 3 मतलब मोल इंटू मोलर मास, तो मोल 3 इंटू मोलर मास 2, ये 6 ग्राम। और अमोनिया 17 2 जा 34 ग्राम। इसका रेशियो देखो सेम नहीं है, 1:3:2 जैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान लिमिटिंग रिएजेंट में इसी केस में रखना है, जब आपको मास दिया जाए। जब भी आपको मास देंगे तो सिंपल चीज इनके मोल में कन्वर्ट करो और फिर कैलकुलेशन करो, तो इजी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो एक मास के ऊपर से जो आपको एग्जाम्पल में दिया भी होगा टेक्स्ट बुक में, वो हम देखते हैं बेटा कि मास के ऊपर से कैलकुलेशन कैसे की जाती है। थोड़ा एक स्टेप इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मास के ऊपर से हमें मोल कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक हो तो देखो, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 5 मतलब 1.5 दिया होगा। इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे है, 50 किलोग्राम 50 kilogram dinitrogen gas and 10 kilogram and 10 kilogram dihydrogen gas are mixed to produce NH3 gas. Calculate the ammonia formed. कैलकुलेट दी एमोनिया फॉर्म्ड, मतलब आपको एमोनिया का मास फाइंड करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है आपको इन द प्रोडक्शन ऑफ इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है बेटा, आपको दिया हुआ है मास, तो हम रेशियो डायरेक्टली नहीं ले सकते कि ये 50 है तो 50 इंटू 3 या 10 डिवाइड बाई 3, नहीं, ये मास है, इसके मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मास दिया जाए तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसको मोल में कन्वर्ट करके ही कंपेयर करना है। 50 kg एंड 10 kg इज गिवन। लेट्स चेक नाउ। और ये चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि अगर ये मास कम दिया है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, या मोल कम दिए हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं, वो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, लेट्स चेक। डाई नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 gas, it gives twice NH3, that is the reaction. अब बेटा हमें मास दिया हुआ है किसका, डाई नाइट्रोजन का दिया 50 किलोग्राम, मतलब ये अगर ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 50,000 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन 10 kg है, मतलब 10,000 ग्राम। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, राइट, मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन इज 28 ग्राम पर मोल। ये फाइंड करो बेटा क्या आ रहा है, मोल 1785.7142 1700 85 हाँ 7142 7142। ठीक है, इतने मोल में। सेम वे हाइड्रोजन के लिए चेक करो बेटा, हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास।
मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का बेटा, यहाँ पर 10,000 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो ये सीधा ही मिला आपको 5,000 मोल। यस और नो? Yes. Yes. 5 कैलकुलेटर में एक बार चेक करो, 5,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल इससे 1/3 टाइम्स होना चाहिए, तो 5,000 डिवाइड बाय 3 करो, क्या आ रहा है? 1666.67. 100 है, मतलब ये आपको 1785 पॉइंट दिया हुआ है और आपको चाहिए 1600, मतलब ये बचेगा, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आया? Yes. Yes, ठीक sir. है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड और मोल्स ऑफ used, that is equals to 5,000 divided by 3, कितना आ रहा है? 1666.67, इतने मोल आया। Yes. Remaining amount of nitrogen, remaining amount of dinitrogen gas, that is equals to 1785.7142, which is total, minus 1666.67 that is used, कितना बचा बेटा? One 119.044. 19 Point 044. 04. इतने मोल बचा। समझ में आया? Yes. So the mass of dinitrogen gas remaining, हम मास फाइंड करते हैं क्योंकि आपको दिया था मास, that is equals to 119.044 into 28, क्या आएगा बेटा? क्योंकि मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मोल इंटू मोलर मास, सो रिमेनिंग मोल ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलर मास। समझ में आया बेटा? यहाँ पर लिख देता हूं, रिमेनिंग मोल of dinitrogen into molar mass, क्या मिला बेटा? 3,333.23. वापस से 3,333.23. 2333 3,000. 3,333.23. 23 इतने ग्राम, ओके, डाई नाइट्रोजन बचा। समझ में आया बेटा? Yes. ओके, तो यहाँ पर एक चीज पता चली, लिमिटिंग रिएजेंट इज डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके लिए अमोनिया फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो जितने मोल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, कितने मोल यूज हो रहे हैं? 5,000 इंटू 2/3, 10,000/3, मतलब ये हो जाएगा 3333.33, इतने मोल। समझ में आया बेटा? Sir, H2 limiting reagent कैसे हो? नहीं पता चला. हाँ बेटा, हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हो? नहीं पता चला. यूज हो गया है ना, ये 5,000 मोल कंप्लीटली यूज हो रहा है और नाइट्रोजन यूज हो रहा है 1666.67 मोल जितना। ओके, पता चला. इट्स कंप्लीटली यूज्ड।
तो वो प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन होता तो नाइट्रोजन तो इतना बचा है 119.044 मोल, तो वो रिएक्ट करता, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीटली यूज हो रहा है। समझ में आया? यस सर। दो चीजें होती है, जो कंप्लीटली यूज होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या तो अगर किसी रिएक्टेंट का जो अमाउंट चाहिए उससे कम दिया हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऐसे वेरीफाई करेंगे हम। ओके सर। अमाउंट से अगर कम हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, या तो अगर कंप्लीटली यूज हो रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। यस सर। नाउ द मास ऑफ ammonia, that is equals to moles of ammonia produced into molar mass। ammonia का molar mass 17 है, so ये 3333.33 into 17 क्या आ रहा है बेटा? 56666.61। कितने ग्राम? तो अगर किलोग्राम लिखो तो ये कितना हो जाएगा? सर 4 5 times 6। ओके, 0.61 ग्राम, तो ये 556.67 किलोग्राम हुआ। 56.67 kg अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट 56.67 किलोग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और साथ में 3333.23 ग्राम नाइट्रोजन बचेगा। दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट। समझ में आया बेटा? तो जब भी आपको मास दिया जाए तो कैलकुलेशन मोल के ऊपर से करनी पड़ेगी, क्योंकि मास का रेशियो स्टोक्योमेट्री जितना नहीं होगा। सो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। कल की एग्जाम में डिफिकल्टी हुई? यस सर। वेट, वो पहले सॉल्व करवा देते हैं। कंसंट्रेशन और मोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वो सॉल्व पहले करवा देता हूँ। चालू रखना बेटा। ओके, किस में प्रॉब्लम आया था बताओ? सर 18 नंबर। 1 to 12 एमसीक्यू में किसी को डाउट? सर उसमें 7 नंबर एमसीक्यू। Okay, number 7 में what will be normality of the solution of mixture 40 ml 0.2 molar H2O and 60 ml 0.3? Yes, interesting है। देखो बेटा, एमसीक्यू में क्या 7 नंबर में क्या दिया है वो देखो पहले। what will be the normality of the solution of the mixture 40 ml 0.2 molar H2SO4 and 60 ml 0.3 molar H2SO4। हमें दिया हुआ है दो सॉल्यूशन का मोलारिटी। ठीक है, अगर हम बेटा सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों के सॉल्यूट का सम होगा, सम ऑफ सॉल्यूट। टोटल सम करोगे बेटा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। ऐसा किया जाता है। अब बेटा हमें पता है सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था m इंटू वी, मोलर मास इंटू वॉल्यूम से। तो अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट फाइंड करना चाहता हूं तो वो आ जाएगा N1 इक्वल्स टू M1V1। N1 डैश इन द सेकंड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज M2V2। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे? M1V1 प्लस M2V2, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा? दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सम जितना होगा। तो यहां पर ये चीज ध्यान में रखना बेटा, जब भी हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो एसिड दो बेस, ठीक है, सारे एसिड होंगे सारे बेस होंगे, एक
एक से ज्यादा अगर एसिड्स को या एक से ज्यादा बेसिस को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कहीं पर नोट डाउन कर लो, क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, that is equals to m1v1 plus m2v2 plus up to plus mnvn। पता नहीं हमें कितने सॉल्यूशन दे, जितने भी सॉल्यूशन देंगे सबके लिए यही करोगे, m1v1 plus m2v2 plus up to plus mnvn, that is equals to mv। so the final concentration m, that is equals to m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v। अब ये टोटल वॉल्यूम क्या है, v1 प्लस v2 जितना, तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द फॉर्मूला। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम मोलारिटी बेटा फाइंड करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में दिया है 40 इंटू 0.2, ठीक है, सो मोलारिटी दैट इज इक्वल्स टू 40 ml इंटू 0.2 प्लस दूसरे सॉल्यूशन का दिया है 60 ml 0.3 मोलर, 60 इंटू 0.3 डिवाइड बाय, बेटा टोटल वॉल्यूम क्या होगा 40 प्लस 60, तो ये क्या हो गया 40 टू जा 80 और ये हो गया 8 प्लस 16 63 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 100, क्या मिलेगा ये 26 बाय 100, तो 0.26। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes. ये तो मोलारिटी आई, ये मोलारिटी मिली आपको 0.26। नॉर्मालिटी के लिए क्या करोगे बेटा, मोलारिटी और नॉर्मालिटी का रिलेशन क्या था, नॉर्मालिटी नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर। अब यहाँ पर दिया है आपको H2SO4, तो एन फैक्टर होगा बेटा 2, तो ये 0.26 इंटू 2 0.52 आंसर आना चाहिए। समझ में आया? आंसर डी। यस सर। अगर आप 0.26 लिखोगे तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा नॉर्मालिटी है और आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया मोलारिटी में है, तो उसको हम नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और बच्चा डाउट हो तो बोलो, बाकी सब भी, किसी को अगर प्रॉब्लम हो नहीं समझ आया तो मैं नोटबुक में करवाता हूँ। फॉर्मूला वो नोट डाउन कर लेना, mv इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू प्लस mnvn, या तो शॉर्ट में लिख सकते हो सिग्मा mv और mivi, वेर I इक्वल्स टू 1 अप टू n, दैट इज द फॉर्मूला। अगर मैथ्स थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा रिप्रेजेंट्स समेशन, I की जगह पर वैल्यू रखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर अप टू n, तो यही मिलेगा आपको m1v1 प्लस m2v2 प्लस, ठीक है। डाउट है Yes. नंबर 7 में? नो सर। No. ओके, फिर 12। नंबर 12, 8, 9, 10, 11 में किसी को डाउट नहीं ना बेटा? नो सर। सलोनी, गुरलीन, ओके, वैभव, हिमांशु, No, sir. ओके। नंबर No, 12 sir. इन, ओके बेटा, 2 molar H2SO4 solution, what is percentage by mass and mole fraction of H2SO4? ध्वनि, यहाँ पर 2 मोलर का बेटा मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 2 मोलर?